Hello students, I am Arvind Srivastava, your SST subject teacher. I am a teacher in Gopal Vidyalaya Inter College, English medium. Today I am discussing with your part first of SST. The name of lesson is The Rise of Nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज हम आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ। एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। फ्रेंच आर्टिस्ट ने फ्रेडरिक सारियो 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। पूरे चैप्टर में जब हम देखेंगे कि जितने भी लोग हैं जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना होता है। जनतंत्र जो होता है वो कैसे बनता है? सामाजिक गणतंत्र यानी समाज के लोगों से मिलकर बना हुआ होता है। इस श्रृंखला के पहले चित्र में, इस श्रृंखला को पूरे देखते हुए विजुअल करते हुए अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट प्रिंट जो हमको मिला, प्रिंट में चित्र होता है। चित्रों की एक श्रृंखला बनाई गई। फर्स्ट विजुअल में चित्रों की जब एक श्रृंखला बनाई गई तो उसमें हम देखेंगे यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई गए। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के यानी सभी छोटे बड़े सभी वर्ग के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए, वहाँ की जिसकी वो वंदना करते थे, पूजा करते थे, स्वतंत्रता की वंदना करते हुए आपको दिखेंगे। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। आपको याद भी रखना है इस चीज़ को कि जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकार हुआ करते थे यानी जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, उसके दौरान वे स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान करते यानी स्वतंत्रता में वह पूरी तरह से महिला का स्वरूप प्रदान करते थे। और स्वतंत्रता की जो देवी थी वह एक महिला का स्ट्रक्चर यानी एक महिला का ढांचा यानी एक महिला की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते थे। यहाँ भी आपको ज्ञानोदय की पहचान हो सकती है। यहाँ पर भी आपको एक ज्ञान की अलग सी पहचान हो सकती है। एक हाथ में है और एक दूसरे के मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र उनके आपको मिलेगा कि यहाँ पर आपको एक ज्ञान मिलेगा कि ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं। जो हमारे नॉलेज की पूरी तरह से हम अपनी नॉलेज को पहचान सकते हैं। कैसे? यहाँ भी आप ज्ञानोदय की एक मसाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश स्थानों के ध्वज अवशेष बिखरे हुए हैं। मतलब कि जो प्रतिमा हुआ करती थी जहाँ पे लोग पूजा करते थे, उस महिला के हाथ में एक हाथ में मसाल हुआ करती थी और दूसरे हाथ में एक घोषणा पत्र हुआ करता था। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड
जो जुलूस निकाल रहे थे, जो पूरी तरह से स्वतंत्रता की देवी की पूजा कर रहे थे, वे तब तक संयुक्त राष्ट्र बन चुके थे। फ्रांस में जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। फ्रांस के क्रांतिकारी जो भी प्रतिमा के नाम पहचाने जाते थे, वे अभी अभी वहां पहुंचे थे। आगे देखेंगे हम लोग कि फ्रॉम द हेवेंस एबव द चर्च सन्स एंड एंगल्स गेज अपॉन स्केन सिंबोलाइजिंग। इस पे हम प्रकाश डालेंगे कि यह अध्याय उन विधियों प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। आगे हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। फ्रांस was under the rule of absolute monarch in 1789। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांस के पूरे देश पर, फ्रांस जैसे पूरे बड़े देश में एक ऐसे राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग, फ्रांस का एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक के समूह में हस्तांतरित हो गई। जो फ्रांस के नागरिकों का समूह था, उसमें राजतंत्र से निकलकर जो संवैधानिक बदलाव हुए, फिर से हम लोग देख लेंगे एक बार कि वह एक ऐसा निरंकुश राजा का आधिपत्य था, ऐसे निरंकुश राजा का शासन था जो फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, जो फ्रांस की क्रांति में जो राजनीतिक और संवैधानिक संविधान से और राज्य से जो भी बदलाव हुए, उनमें प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर, जो उनकी वहाँ पर सत्ता थी, कोई अपने आप को पूरी तरह से भगवान समझता था वो राजा, तो प्रभु सत्ता से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई, मतलब कि वो उसके हाथ में चली गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। और उस क्रांति के दौरान यह घोषणा हुई कि राष्ट्र द्वारा गठन होगा, कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, कि जो राष्ट्र होगा, जो देश होगा, उस देश का गठन या उस देश के संविधान को या उस देश के संविधान द्वारा बनाए शासन को चलाने के लिए लोगों के द्वारा शासन चलाने वाले का गठन होगा। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनमें फ्रांसीसी लोग एक सामूहिक पहचान भी कर सकते थे, यानी मतलब सामूहिक पहचान की भावना पैदा कर सकते थे। पृष्ठभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त। स्टेट जर्नल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, जैसे शपथ ली जाती है
कि किसी भी काम करने के पहले कि मैं काम करने के पहले मैं जो भी कार्य करूँगा सत्य करूँगा और सत्य का साथ दूंगा, ऐसी शपथें ली गई। शहीदों का गुणगान हुआ, जो भी उस क्रांति के द्वारा शहीद हुए थे उनका गुणगान हुआ। यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। और किसके नाम पर हुआ? एक राष्ट्र एक देश के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। यानी किसी ओजन जो वेट होता है, वेट को देखने के लिए और किसी चीज़ को द्रव्य को भी नापने के लिए कुछ समान व्यवस्था बनाई गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसको जो है पूरी तरह से क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया गया। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। जो पेरिस की भाषा थी वह चूँकि जो वहाँ पे फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, मतलब कि फ्रेंच जैसी बोलियाँ लिखी जाती थी, तो वह राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। कौन सी भाषा? पेरिस में फ्रेंच की भाषा, फ्रांस की भाषा वहाँ पर क्या हो गई? वह बोली साझा हो गई। सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड के बारे में हम लोग देखेंगे। विथ द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर नेपोलियंस कंट्रोल डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी एंड रिटर्नेड मोनार्च इन फ्रांस। 1804 में सिविल कोड 1804 में जो नेपोलियन लोग थे उन्होंने क्या किया? रिटर्न मोनार्च इन फ्रांस, और फ्रांस से भी उन्होंने पुनः जो है राजतंत्र की मांग कर दी। फिर से वहाँ पर फ्रांसीसी लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर राजतंत्र की मांग कर दी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले से ही आरंभ किया जा चुका था। क्रांति का फिर होता गया, क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। अब यहाँ पे फ्रांस के लोगों की जो नीति है वह थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। क्रांतिकारियों ने, जो क्रांतिकारी थे, कि यहाँ से डेमोक्रेसी को हटा के, लोकतंत्र को हटा के राजतंत्र ला जाए, लेकिन क्रांतिकारी ये भी घोषणा करते थे कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह लक्ष्य और भाग्य थी कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लोबों की स्थापना करने लगे। जब वहाँ पे मीडियम मतलब मध्य वर्ग के लोग, शिक्षित लोग, जो वहाँ के जो छात्र थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि और अन्य सदस्य लोग जैकोबिन क्लोबो की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। अभी हमने आपको बताया भी था कि नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। यानी उन्होंने अपने विचारों को रखा नेपोलियन लोगों ने नियंत्रण के लिए, लेकिन वहाँ पर वहाँ के फ्रांसीसी लोगों ने वो उसको पहले से ही आरंभ, जो उनके विचार वहाँ आने वाले थे वहाँ पर फ्रांसीसियों
के विचार जो है आने वाले, तो वहाँ नेपोलियन नियंत्रण प्रारंभ किया। लेकिन जो फ्रांस के लोग थे वहाँ पे वो आरंभ कर चुके थे उसको। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेश वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया। निसंदेश उन्होंने वहाँ पर उसको क्या किया कि डेमोक्रेसी को हटा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता जो सिविल कोड है, अभी हमने आपको बताया था कि सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियनिक कोड जो है वह सिविल कोड जो है हमारा वह 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, जो डच के गणतंत्र थे वे उसमें कौन थे? स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी ने नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया, किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त करा दिया। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिलें आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक सामान कानून, मानक, भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब आगे की हेडिंग है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र से पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, मतलब कि जो उनके शासक हुआ करते थे वह पूरे तरह से वह क्षेत्र उनके अधीन हुआ करता था। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान सांस्कृतिक का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैप्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में
जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोल, स्लोवेन्स, दक्षिण के क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनियन में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। जिस तरह से ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था, क्योंकि फर्क क्या था कि दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनियन में रहने वाले राउन लोग। वे राउन लोग कौन थे? वो जैसे देखेंगे कि उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, ये कैसे लोग थे पता है आपको? नहीं पता। कुलीन वर्ग, जो कुलीन वर्ग था, दास वर्ग था, वह पोलिश भाषा बोलता था। इससे प्रभावी समूह के अलावा हैब्स साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग थे। वे लोग कैसे थे? खेती करने वाले लोग थे, अधीन अवस्था में रहते थे, मतलब कि दास बन के रहते थे। दास बन के यही लोग रहते थे और आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। जो दास होते हैं, दासों को कोई भी आगे बढ़ने नहीं था। तो वहाँ की जो पॉलिसीज थी, वहाँ की जो नीति थी, वह पूरी तरह से हैब्सबर्ग साम्राज्य की जो सीमा की रेखाओं के भीतर भारी संख्या में जो लोग रहते थे, कुल दास वर्ग रहते थे, वे खेती करते थे और उनको वे आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। और जितने भी कुलीन वर्ग के लोग थे, इनकी जो आस्था थी, जो निष्ठा थी, वो किसके वर्ग थी? अपने सम्राट के, यानी कि राजा के प्रति थे। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार इनके मन में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you will understand it very well. To understand it better, you have to revise more and more. Goodbye. Okay students, I hope you will understand it very well. To understand it better, you have to revise more and more. Goodbye.